तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो लंग्स होता है एक सॉलिड स्पॉन्जी होता है और एयर टाइट चैम्बर में इनक्लोज्ड होता है। जो लंग्स होते हैं वो उनमें नेगेटिव प्रेशर पाया जाता है। इन चीज़ों के बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ हमने जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इस चीज़ को भी अच्छे से समझा था। बस लंग्स और थोरैसिक चैम्बर को ही कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम कुछ एडिशनल चीज़ें जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर बोर्ड पर कुछ लिख रखा है और एक जो है फिगर थोरैसिक चैम्बर का बना रखा है। तो जैसा कि थोरैसिक जो चैम्बर होता है वो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स, लावर साइड में डोम शेप्ड डायफ्राम से बनता है। तो अब ये जो थोरैसिक चैम्बर है, जैसा कि हमने जो जाना था कि एयर टाइट चैम्बर होता है उसमें कोई भी किसी भी किस्म का लीकेज नहीं पाया जाता है, वो दरअसल ही थोरैसिक चैम्बर होता है। अब इसे थोरैसिक चैम्बर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये थोरैसिक रीजन में जो है मौजूद होता है। और जो है थोरैसिक जो वर्टिब्रा होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा से निकले हुए रिब्स की सहायता से बनता है लेटरली। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, तो इस चैम्बर को बनाने में ये जो रीढ़ की हड्डी है डोर्सली पीछे के साइड, डोर्सल साइड से जो है रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम जो है क्या करता है, मदद करता है। ऐसे ही इस थोरैसिक चैम्बर को बनाने में या फिर मदद करता है। या फिर ये जो थोरैसिक चैम्बर है वेंट्रली स्टर्नम कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कुछ मछली की तरह नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट होता है इसी को क्या कहा जाता है, इसी पार्ट को ही स्टर्नम कहा जाता है। तो वेंट्रली जो थोरैसिक चैम्बर होता है एयर टाइट चैम्बर वो स्टर्नम से बनता है। ऐसे ही अगर लेटरली देखा जाए यानी कि साइड से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इस साइड से भी जो है 12 हैं और इस साइड से भी 12 होंगे। ये थोड़ा सा टर्न्ड फिगर है, इस तरह से नज़र आ रहा है। तो लेटरली इस साइड से भी और इस साइड से भी 12 जो रिब्स होते हैं वो इस थोरैसिक चैम्बर को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं इन्हीं रिब्स के ऊपर और इन्हीं रिब्स के नीचे यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इसी पर जो है अटैच्ड होते हैं इन्हीं रिब्स पर। और एक जो है कैविटी टाइप का, एक चैम्बर टाइप का अंदर से एक स्पेस टाइप का बनाते हैं। ऐसे अगर लावर साइड से देखा जाए तो लावर साइड से डायफ्राम मौजूद होता है। अब डायफ्राम कैसे मौजूद होता है, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया है कि ये जो डट वाला जो पोर्शन है ये क्या है, डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम है और जो कि फिगर थोड़ा सा टर्न है तो कुछ इस तरह से ये डायफ्राम होगा। तो जैसे कि डायफ्राम कुछ इस तरह से जाकर कुछ इस तरह से रहता है डोम शेप्ड। तो इस तरीके का अगर शेप होगा तो उसे ही क्या कहा जाएगा, डोम शेप कहा जाएगा। तो जो डायफ्राम होता है लावर साइड से निचले हिस्से से किस तरह से डोम के आकार में मौजूद होता है। तो डायफ्राम होता क्या है, डायफ्राम सिंपली एक मेम्ब्रेन होता है जो कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो सिंपली जो डायफ्राम होता है डोम शेप्ड होता है। डोम शेप्ड डायफ्राम ही लावर साइड से जो है थोरैसिक चैम्बर को बनाने में मदद करता है। तो लेटरल साइड से रिब्स मौजूद होते हैं, वेंट्रल साइड से स्टर्नम, पीछे के डोर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम और नीचे के साइड से जो है डोम शेप डायफ्राम होता है जो कि मौजूद होता है क्या बनाने में, एयर टाइट थोरैसिक चैम्बर बनाने में। अब इसे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कांट डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम। तो जो ये पल्मोनरी वॉल्यूम होता है इस पल्मोनरी वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है, लंग कैपेसिटी कहा जाता है, लंग कैपेसिटी कहा जाता है। अब लंग कैपेसिटी क्या होता है, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम होता क्या है?
तो जैसे कि जब इंसान एयर को इनहेल करता है तो उसके लंग्स में कितने गैसेज मौजूद हैं, फ़र्क रेस्पिरेटरी साइकिल के फ़र्क कंडीशंस में, रेस्पिरेटरी साइकिल के फ़र्क कंडीशंस में उसके लंग्स में कितना जो है एयर मौजूद है, कितना फिल्ड है, उसी के वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है, लंग कैपेसिटी कहा जाता है। लंग के वॉल्यूम को, लंग की कैपेसिटी को ही पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर लंग कैपेसिटी कहा जाता है। फिर से एक बार, जैसे कि रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान फ़र्क कंडीशन में कितना एयर जो है लंग्स के अंदर फिल्ड है, उसी के वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है, लंग कैपेसिटी कहा जाता है या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे कि आपने टाइडल वॉल्यूम सुना होगा, ऐसे ही आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम सुना होगा, आपने ERV सुना होगा, आपने वाइटल कैपेसिटी सुना होगा, आपने टोटल लंग कैपेसिटी सुना होगा। यानी कि फ़र्क कंडीशन में, जैसे कि जब इंसान फोर्सफुल्ली जो है इंस्पायर करता है तो ऐसे कंडीशन में IRV TB प्लस IRV यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बराबर का जो है एयर उसके लंग्स में समा जाता है। तो ऐसे ही फ़र्क कंडीशन में लंग्स में फ़र्क अमाउंट में एयर जो है मौजूद होता है, एयर से लंग्स फिल्ड होता है और उस वॉल्यूम को, जितने वॉल्यूम में लंग हो जाता है उस वॉल्यूम को ही क्या कहा जाता है, लंग कैपेसिटी या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम। वंस अगेन, जो रेस्पिरेटरी साइकिल है उसके फ़र्क कंडीशन में जो है लंग्स फ़र्क वॉल्यूम के एयर से फिल्ड होता है, फ़र्क वॉल्यूम में होता है और उसी को क्या कहा जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर लंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि लंग कैपेसिटी जनरली फ़र्क कंडीशन में रेस्पिरेटरी साइकिल के लंग कितने एयर से फिल्ड है उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यही चीज़ मैंने कई बार रिपीट कर बता दिया, आपको याद भी हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कहता क्या है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कांट डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम। अब आपको मालूम है कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो अल्टर नहीं होते, वो चेंज नहीं होते। तो टाइडल वॉल्यूम होता है, जितने भी इंसान को आप देखेंगे लगभग सब में 500 ml के आसपास ही रहता है। ऐसे ही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो भी जितना एक इंसान में दूसरे में भी उतना ही रहता है। तो ब्रीथिंग के दौरान जो ये फ़र्क वॉल्यूम्स हैं ये लगभग सब में एक ही तरीके के पाए जाते हैं। तो एक ही तरीके के पाए जाने के लिए ब्रीथिंग के दौरान इनका जो अरेंजमेंट है, इन स्ट्रक्चर्स का जो अरेंजमेंट है क्या होना चाहिए, जैसा का तैसा होना चाहिए। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कांट डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम। अब अगर जो ये डोम शेप्ड डायफ्राम है या फिर रिब्स है, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसका पोजीशन अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाए तो जाहिर सी बात है इससे किस चीज़ पर असर पड़ेगा, इससे थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम पर असर पड़ेगा। अगर मानो डायफ्राम नीचे हो जाए या फिर रिब्स और ज़्यादा बाहर निकल आएँ तो क्या होगा, इससे थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम पर असर पड़ेगा और थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम पर असर पड़ना ही क्या होता है, लंग कैपेसिटी या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम पर असर पड़ने को निमटाना होता है। यानी कि अगर थोरैसिक चैम्बर पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है पल्मोनरी वॉल्यूम भी अफेक्टेड होंगे। जितना थोरैसिक चैम्बर में चेंजेस आएगा बस उसी हिसाब से पल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल, जैसा जो थोरैसिक चैम्बर का अरेंजमेंट है, जिन चीज़ों से बना है, जिन पोजीशंस पे रहता है, उन चीज़ों का उन्हीं पोजीशंस पे होना ज़रूरी होता है ब्रीथिंग के दौरान। एज वी कांट डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम, तभी जो क्या होगा कि पल्मोनरी वॉल्यूम जो होते हैं, लंग कैपेसिटी जो होते हैं वो नहीं चेंज होंगे। सरफेस एरिया ऑफ लंग्स 80 to 100 स्क्वायर मीटर। तो जो सरफेस एरिया होता है, दोनों जो लंग्स होते हैं उनका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 80 से 100 स्क्वायर मीटर के आसपास में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें और कमेंट कर, कोई सजेशन है, कोई राय है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अन्य किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।